कि जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। लेकिन जैसे ही आपकी जाति के बारे में लोगों को पता चलता है, आप अयोग्य करार दिए जाते हैं। मंडल कमीशन से मेरा तात्पर्य है कि आरक्षण लागू नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते हैं तो पिछड़ा वर्ग के हैं कि ओ ब्रह्मपुत्रो सुनो, ओ आर्यपुत्रो सुनो, हवा ने दिशा बदली है, हवा बंद हो नहीं सकती। जब तक कि धरती का मुखड़ा ठहक गुलजार नहीं बनता, तुम्हारे शामियाने आज गिरे कल गिरे, तूफाने कभी मात नहीं खाते। कि जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। तो जब तक हम जोर से नहीं बोलेंगे तो फुसफुसाहट की आवाज़ तो अपने करीबियों तक भी नहीं जाती है। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ 1990 से। 1990 का समय हम सब के लिए, खासकर जो बहुजन समाज से लोग आते हैं, दलित समाज से, आदिवासी समाज से लोग आते हैं और हम जैसे जो लोग हैं, उनके लिए 90 का दशक बहुत महत्वपूर्ण दशक था, बहुत महत्वपूर्ण समय था। और मैं अपनी बात की शुरुआत आदरणीय वीपी सिंह की एक कोट से करती हूँ। आई एम कोटिंग। उन्होंने लाल किले से 15 अगस्त 1990 को एक भाषण दिया था, जिसका एक अंश मैं आप सबके सामने पढ़ती हूँ। बहुत पावरफुल हिस्सा है, आप इसको सुनिए। वो कहते हैं कि यदि राष्ट्रीय तंत्र पर हम नज़र डालें तो पाते हैं हमारी आबादी का 52% हिस्सा पिछड़ा वर्ग जातियों का है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी मात्र 14.5% है। और इसमें भी क्लास 1 यानी उच्च पदों पर वे महज 4.5% है। कब तक चलेगा यह घोर अन्याय? हमें न्याय करना ही होगा, और जब हम न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं तो तंत्र को झटका दिया जाता है, उपद्रव मचा दिया जाता है। पर यदि हमारी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि देश को हम क्या दे रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि उन तक हम क्या पहुंचा रहे हैं जो हमारे लिए खड़े हैं, ऐसी ही सोच में हमें जीवन को ढालना चाहिए। केवल यही दृष्टिकोण हमें ऐसे लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है जो झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब और मेहनतकश हैं। मंत्री और मंत्रालय बदलते रहते हैं, प्रधानमंत्री भी बदलते हैं, पर यह सवाल उन लोगों की जिंदगी है कि कब तक बदलेगी जिसकी छत फूस की बनी हुई है। यही बदलाव असली बदलाव होगी। ऐसे बदलाव के लिए हमें सामाजिक शक्तियों को जागृत करना होगा। ऐसी जागृति पैदा करने के लिए मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ। यह बात 1990 15 अगस्त 1990 की है, और आज हम 90 के बाद 2023 तक आकर हम इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि आरक्षण कब लागू होगा, कैसे लागू होगा। आरक्षण यदि लागू नहीं होगा तो पिछड़े समाज की स्थिति क्या बनी रहेगी और हम लोग कैसे न्याय पाएंगे। इस बात को 1990 में जब उन्होंने भाषण दिया था, उस बात को भी आज 33 वर्ष हो गए हैं, और 3 दशक बाद भी हम आरक्षण पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हम यह बात कर रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिल रहा है लोगों को, जबकि संविधान के द्वारा सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। जब तक ओबीसी समाज का राजनीतिक जागरण नहीं होगा, जब तक हम सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक हमारे बुद्धि पर किसी बाजार का कब्जा रहेगा, किसी खास तंत्र का कब्जा रहेगा, किसी खास संस्कृति का कब्जा रहेगा, यह सामाजिक और राजनीतिक बदलाव संभव नहीं है। जब 1990 में जब मंडल कमीशन की बात हो रही थी तो उमा चक्रवर्ती मुझे याद आती हैं। उमा चक्रवर्ती की एक किताब है जेंडरिंग कास्ट। जेंडरिंग कास्ट में वो लिखती हैं कि एक दिन जब वो सुबह उठकर अखबार पढ़ रही थी तो उन्होंने उस अखबार के एक पन्ने पर देखा कि कुछ महिलाएं, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की महिलाएं थी और उसके साथ बड़े समाजशास्त्री थे, उनके हाथ में एक प्ले कार्ड था जिस पर लिखा हुआ था,
हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। और ये बात 1990 में जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और जब मंडल कमीशन की बात शुरू हुई, उस समय की यह बात है। हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? उससे मतलब बेशक यही है कि यदि मंडल कमीशन लागू हुआ तो जो उच्च जाति के लड़के हैं उन्हें शासन में, अर्थात जो हम लोगों के बीच में जो एक बात चलती है कि यूपीएससी क्लियर करना है, तो उन्हें यूपीएससी पति नहीं मिलेंगे, यूपीएससी करने वाले पति नहीं मिलेंगे। और जो लोग यदि ओबीसी रिजर्वेशन पाने के बाद जो लोग compete करके आएंगे उनसे वे शादियां नहीं करेंगे। तो ये है हमारे देश का हाल, ये है हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों का हाल, और ये है हमारे देश की महिलाएं जिस तरीके से उस समय में प्ले कार्ड लेकर महिलाएं दिखा रही थी। तो ये उसका जिक्र उमा चक्रवर्ती, जो बहुत बड़ी महिला इतिहासकार रही हैं, उनकी किताब में यह बात लिखी गई थी। अभी मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग वाकया आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 13 जून 2023 को मैं समाचार पत्र पढ़ रही थी, द हिंदू में पढ़ रही थी। उसमें एक बहुत, मतलब मुझे पढ़ के बहुत हंसी आई, बहुत हास्यास्पद बयान मुझे लगा कि जेपी नड्डा साहब, आप लोग सब जानते हैं कि जेपी नड्डा साहब का एक बयान था, एक स्टेटमेंट था। क्या था वो स्टेटमेंट? उनका कहना था कि कुछ राज्य हैं जहां ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन राज्यों के नाम देखिए, उन 4 राज्यों का उन्होंने नाम लिया, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार, जहां से मैं आती हूँ। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में ओबीसी आरक्षण का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ जेपी नड्डा साहब कि उसी बिहार में एक परीक्षा होती है बीपीएससी की, जहां से मेरा चयन हुआ और मैं चयनित होकर के मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। मैं ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों ओबीसी 2018 और अभी 2023 में चयनित होकर के बीपीएससी के माध्यम से जिनका चयन हुआ और जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी में अपनी जगह बनाई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर बिहार में उल्लंघन किया जा रहा है ओबीसी का? दूसरी एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं 2090 के बाद मैं अब 2001 में जाना चाहती हूँ। 2001 में मैं इसीलिए जाना चाहती हूँ कि 2001 में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में मेरा चयन हुआ। चयन कैसे हुआ? मार्क्स के आधार पर। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद 2004 में एमए, एमफिल, पीएच, एमए के लिए मेरा दाखिला जेएनयू में हुआ। और वहां पर कैसे मेरा चयन हुआ? ऑल इंडिया एंट्रेंस के तहत, कोई ओबीसी आरक्षण नहीं था। मैंने अपनी एमए, एमफिल, पीएचडी की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद मैं जब नौकरियों के लिए अलग अलग कॉलेजों में मैंने इंटरव्यू दिया, तो देश का दिल्ली का कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक कॉलेज हुआ करता है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, जहां पर कि 93%, 95%, 97% बच्चों का भी एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है। वहां मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया और मेरा चयन वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद मैं फिर एक दूसरे कॉलेज में जब इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, मेरा चयन हो गया वहां पर भगत सिंह कॉलेज में, और कुछ समय बाद वहां पर फिर से इंटरव्यू करवाया गया और फिर वहां पर मेरी सीट को एनएफएस कर दिया गया। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से सवाल करना चाहती हूँ कि मेरा चयन 2001 में सही था, मेरा चयन 2004 में सही था, 2006 में सही था, 2014 में सही था, या आपकी सरकार ने जिस तरीके के नियम बनाए हैं, आपकी सरकार के जो नियम है वो 2018 में सही था, जब मुझे आरक्षण के बिना मेरा चयन हो रहा था। मगर जैसे ही सरकार को, लोगों को, इंटरव्यू के पैनल को ये पता चला कि मैं ओबीसी से आती हूँ और एक खास जाति से आती हूँ, वहां पर मेरी सारे मेरिट, तथाकथित जो मेरिट का एक उदाहरण दिया जाता है, वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई और मेरी सीट को एनएफएस कर दिया गया। तो मैं केंद्रीय मंत्री से यहां से सवाल पूछना चाहती हूँ। और ठीक उसके कुछ ही समय बाद बिहार में मेरा चयन हो जाता है। तो ये किस तरीके का न्याय है और किस तरीके के न्याय, किस तरीके के ओबीसी आरक्षण की आप बात कर रही हैं? पूरा देश जानता है कि ईडब्ल्यूएस में जिस तरीके की नियुक्तियां हो रही है वो किस आधार पर नियुक्तियां हो रही है। और हमें लगता है
कि जब तक हम लोग एकजुट होकर, जब तक हम लोग सामूहिकता में अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, तब तक अंबेडकर के सपनों को, बीपी सिंह के सपने को, बीपी मंडल के सपने को बिल्कुल मुझे लगता है कि एक मुकम्मल रूप नहीं दिया जा सकता है। अब मैं आती हूँ 2008 में, 2007 और 8 में। 2007 और 8 का क्या समय है? जब हम मंडल कमीशन पर बात करते हैं, बीपी सिंह पर बात करते हैं, तो एक बहुत अद्भुत संगठन उभर कर आया था 2007 और 8 में, हमें उस पर भी बात करनी होगी। कौन था ये संगठन? यूथ फॉर इक्वालिटी। किस लिए इसका जन्म क्यों हुआ? इसका जन्म हुआ कि सरकारी नौकरियों में जब आरक्षण की बात हुई, जब अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर हुए, तो 2007 और 8 में शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने की बात हुई। और उस समय इस डिसीजन के खिलाफ में यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे संगठन की पैदाइश होती है, उसका जन्म होता है। और पूरे देश भर के लोग, ऐसे लोग जो आरक्षण के पक्ष में थे, सामाजिक न्याय के पक्ष में थे, सामाजिक अन्याय के विपक्ष में खड़े थे, उन्होंने डटकर जेएनयू जैसे अलग अलग संस्थानों में, चाहे वो एम्स हो, आईआईटी हो, तमाम जगहों पर उन्होंने उसके खिलाफ डटकर मुकाबला किया और उन्हें हम सब ने एक करारा जवाब उनके सामने हमने पेश किया। अब मुझे लगता है कि जब हम न्याय की बात करते हैं और अन्याय की बात करते हैं, क्योंकि मैं साहित्य की विद्यार्थी हूं, तो शब्द, भाव, उसके मायने मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सारी चीजें, हम दो शब्द की बात करते हैं, न्याय और अन्याय की। न्याय जो है वो हमेशा सच के लिए खड़ा होता है, सच के पक्ष में होता है, और जब आप अन्याय की बात करते हैं तो हमेशा गलत होता है, झूठ होता है। और हमारी विरासत सच की विरासत है, हमारी विरासत त्याग करने की विरासत है, हमारी विरासत संघर्ष की विरासत है, हमारी विरासत लड़ने की विरासत है। और मुझे लगता है कि जब तक संघर्ष के लिए, जब तक न्याय के लिए, सच के लिए हम सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, न हमें आरक्षण मिलेगा, न हमें घर मिलेगा, न हमें सरकारी नौकरियां मिलेगी, न हमें शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, अपना उदाहरण मैंने बताया कि जब तक मैं ओबीसी आरक्षण नहीं ले रही थी, तब तक मैं हर जगह एलिजिबल थी, मैं योग्य थी। लेकिन जैसे ही आपकी जाति के बारे में लोगों को पता चलता है, आप अयोग्य करार दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस खास तरीके की जाति का कहीं पर भी लोग नहीं चाहते हैं कि वो उस जाति के लोग, उस खास तरीके के समुदाय के लोग किसी भी तरीके से आए। मैं एक शूद्र जाति की लड़की हूं, महिला हूं, और मैं आपको बताऊं कि मैं जिस इलाके से आती हूं, कोसी के कछार से आती हूं मैं। और जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला हुआ तो 30 से 32 घंटे की दूरी तय करके, मैं ट्रेन का सफर करके, 2 ट्रेनें बदल के, बस बदल के मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आई थी। और अभी मैंने आपको बताया कि 2023 में हमारे महाविद्यालय में एक लड़की का वहां पर चयन हुआ है, अनामिका नाम है उसका। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ? तो उसका जवाब था कि अच्छा तो बहुत नहीं लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ, आपके संघर्ष को सुनती हूँ, और मुझे लगता है कि जब आप कर सकती हैं तो आपका उदाहरण मेरे सामने होता है, तो मुझे लगता है कि मैं रह सकती हूँ यहाँ, चाहे दिल्ली जितना भी दूर हो, मेरा घर जितना भी दूर हो। तो हम तो संघर्ष की विरासत के लोग हैं, हम सड़कों पर अपनी बात मनवाने के लिए खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं होता, मंडल कमीशन से मेरा तात्पर्य है कि आरक्षण लागू नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते हैं तो पिछड़ा वर्ग के हैं, लेकिन उनके यदि काम को देखिए, यदि आप सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आप अपनी और हमारी भागीदारी को गिन करके देखिए, तो आपको बहुत निराशा होगी। आप देख लीजिए कि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार साक्षात्कार हो रहे हैं, लगातार जामिया में, जेएनयू में साक्षात्कार हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं
जिसपे 2 लोगों को एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो 2 और 4 में भी वहां पर वो एनएफएस की सीट को करार देते हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बाजार आपको नियंत्रित कर रहा है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जिस तरीके से हम सोचते हैं, हमारे दिमाग को, हमारी भाषा को कुंद किया जा रहा है। इन सारे मकड़जाल को तोड़ने की जरूरत है। इन सारे मकड़जाल से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। अवतार सिंह सिंधु बहुत बड़े कवि हुए हैं और उनका कहना है, उसके पहले मैं क्रिस्टोफर जेफरोले की एक बात कहूंगी कि क्रिस्टोफर जेफरोले एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनका कहना था कि मंडल कमीशन जो है वो साइलेंट रेवोल्यूशन था, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे यह नहीं लगता कि वो साइलेंट रेवोल्यूशन था, क्योंकि जब मंडल कमीशन आया तो पूरा देश जल रहा था, पूरा देश उबल रहा था। तो ऐसे जब देश जल रहा हो, उबल रहा हो, जब तूफान आ गई हो, जब आंधी आ गई हो, तो आप उसे साइलेंट रेवोल्यूशन कैसे कह सकते हैं? ऐसे में मुझे अवतार सिंह सिंधु की एक कविता याद आती है कि ओ ब्रह्मपुत्रो सुनो, ओ आर्यपुत्रो सुनो, हवा ने दिशा बदली है, हवा बंद हो नहीं सकती। जब तक कि धरती का मुखड़ा ठहक गुलजार नहीं बनता, तुम्हारे शामियाने आज गिरे, कल गिरे, तूफाने कभी मात नहीं खाते। 2024 बहुत करीब है और हमें एक होने की जरूरत है, हमें एकता दिखाने की जरूरत है। तो आदिवासियों, दलित, शूद्र, बहुजन, मैं आप सब से आह्वान करती हूं कि अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और तूफान बनिए। इनकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।